नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और आज हम बात कर लेते हैं बहुत ही चर्चित भारत के व्यापारी की, जिसको चारों तरफ से गाली मिलने की भारत की जो बुद्धिजीवी बिरादरी है, जो मुख्य रूप से वामपंथी बिरादरी है, जिन्होंने हमेशा उद्यमियों को और रिस्क लेने वालों को हमेशा ख़त्म किया है, उनका काम कम किया है, उनको बर्बाद किया है, उनके लिए परिस्थितियां हमेशा में परेशानियां खड़ी की हैं, वो ही अडानी को गाली देने में सबसे आगे हैं। और क्योंकि भारत की राजनीति का जो मूल कथानक है वो वामपंथी विद्वानों द्वारा घड़ा गया है, तो बहुत सारे लोग जो कि खुद ज़्यादा कुछ समझ नहीं रखते हैं, या कि उनको ठीक लगता है कि किसी दूसरे ने बोला है, तो किसी बड़े लीडर ने बोला है जिसकी टेलीविज़न और अखबारों में बातें आ रही हैं और छप रही हैं, मीडिया में चल रहा है, तो वो उसकी बात को दोहरा देते हैं। तो इससे उसमें वास्तविकता क्या है, वास्तविक धरातल पे ये बातें कहाँ खड़ी हैं, इसका कोई अधिक मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक कथानक है, एक नरेटिव है कि देश को बर्बाद कर देंगे, उद्यमी देश को बर्बाद कर देंगे। लेकिन देखिए क्या हुआ कि बंगाल का उदाहरण हमारे सामने है, उससे बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। और फिर क्यूबा का भी उदाहरण है, अगर अंतर्राष्ट्रीय उस पे जाएं, पूरे आधे गोलार्ध दूर। देखिए, हो सकता है कि बंगाल में वामपंथियों से कोई गलती हो गई हो, 34 साल उन्होंने राज किया है, तो बड़े बड़े लोगों से बड़े बड़े शहरों में गलती हो जाती है, तो उन्होंने की हो। लेकिन वही हाल क्यूबा का है और वही हाल वेनेजुएला का है। और तीनों जगह जो उनकी बर्बादी और उनके जो नागरिक हैं उनको जेलों में डालने का और उनकी जीवन यापन बर्बाद करने का अगर कोई मुख्य अपराधी है तो वामपंथी है। और ये बात अलग अलग रूप से साबित होती रहती है। और क्योंकि मैं एक भूतपूर्व वामपंथी देश में पूर्वी जर्मनी के हिस्से में कुछ समय कई बार मैं गुजार चुका हूँ, वहाँ से लोगों से बात कर चुका हूँ, वहाँ की परिस्थिति आँखों से देखी है, वहाँ के बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है, और वहाँ की कुछ फिल्में भी देखी हैं। तो बाकी सब लोग हैं उसी के हिसाब से हमारा एक सामान्य व्यक्ति का जो आंकलन है, जो कि किसी वामपंथी, बहुत सारे तो वामपंथी मित्र ऐसे हैं कि जो वामपंथ के खुद सपने लेते हैं, बंगाल को बर्बाद कर दिया ये कभी कभी मान भी लेते हैं, बहुत सारे दिखे नहीं मानते हैं। और जो है वो क्यूबा में क्या हो रहा है, वेनेजुएला में क्या हो रहा है, उसके ऊपर भी ज़्यादा माथापच्ची नहीं करते हैं। वो कहते हैं छोड़ो यार, उसकी बात नहीं करनी है, क्योंकि उनकी पोल खुलती है। तो भारत में एक व्यापारी जिसको रोज़ गाली पड़ती है, मतलब गाली भारत में की राजनीति में और यहाँ की जो एक जो कथानक है उसमें व्यापारियों को गाली देने का और उन पे सारे के सारे जो बुरे काम, जो भी कुछ गलत हो रहा है देश में, उसको लाद देने की एक बहुत लंबी परंपरा है। हमने बहुत पहले देखा है कि यही बोला जाता था कि टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन इसमें ये बात नहीं आती थी कि टाटा और बिरला कितने नए नए काम कर रहे हैं, कितने लोगों को वो उनके यहाँ काम करते हैं, रोज़गार दे रहे हैं। अगर टाटा और बिरला नहीं होते तो चाहे औद्योगिक हो या दूसरे क्षेत्र हो या नौकरी के क्षेत्र में हो या कि इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, भारत की क्या स्थिति होती, इसका कभी तथ्यपरक आंकलन तो होता नहीं है। क्योंकि ये जो नारेबाजी है उसमें अब देखिए गौतम अडानी कौन है। गौतम अडानी एक छोटे मोटे छोटे से व्यापारी परिवार में, जैन परिवार में, अहमदाबाद में 1962 में जन्म लिया हुआ वो लड़का है जिसने कि 18 साल की उम्र के आसपास में बीकॉम की पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि उसको उसमें कोई रुचि नहीं नज़र आ रही थी। तो वो अपनी समझ के हिसाब से 100 रुपये लेके, ये सारी चीज़ें बार बार साबित हो चुकी हैं, आप ढूंढ लीजिए, 100 रुपये लेके जो आदमी बम्बई गया 18 साल की उम्र में,
और हीरे के छांटने का काम उसने वहाँ पे एक सॉर्टर की तरह से, छांटने वाले विशेषज्ञ की तरह से उसने काम करना शुरू किया। और आज के दिन में उसकी नेटवर्थ है $100 बिलियन से अधिक। 23,000 आदमी उसके यहाँ काम करते हैं। अब किसान, तथाकथित किसान या कि आड़तिया आंदोलन के दौरान में, मतलब ये मुख्य बात ये है कि हमारे यहाँ कितनी बड़ी परंपरा है कि जो वेल्थ क्रिएटर हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि रिस्क लेते हैं अपनी, भाई एक अडानी या एक अंबानी बना होगा तो लाखों तो बर्बाद हो गए, वो उनको मालूम नहीं है। इन लोगों ने कभी कोई रिस्क ली नहीं है सिवाय नारेबाजी के। अधिक लोग जो है वो सरकारी नौकरियों में बैठे हैं या कि प्रोफेसर बने यूनिवर्सिटियों में घूम रहे हैं। वहाँ पे जो है वो बच्चों को, आगे की पीढ़ी को गलत ज्ञान दे करके वही कन्फ्लिक्ट स्टोरीज बार बार उनके रिपीट करके उनके दिमाग में घुसा रहे हैं। धुंध के जो है वो अगले पड़ाव की तैयारी वो कर रहे हैं। वो लोग उस आदमी को गाली दे रहे हैं जो कि $100 लेकर के 18 साल की उम्र में अहमदाबाद से बम्बई गया और आज उसका व्यापार, उसकी नेटवर्थ $100 बिलियन से अधिक है। वो हिंदुस्तानी रुपए में कितना होता है उसका अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये लोग तो हमेशा गाली देने के लिए तैयार हुए हैं। ये सारे दुनिया के दोष जो है वो व्यापारियों पे और जो उद्योगपतियों पे और एंटरप्रेन्योर्स पे, उद्यमियों पे डालते हैं। ये दो आदमी को खुद तो नौकरी दे नहीं सकते हैं, लेकिन वो उस आदमी की बुराई करेंगे जो 23,000 आदमियों को जो है वो उसने रोजगार दे रखा है। उसने रिस्क लेके खड़ा किया ना। वो अपनी बीकॉम की पढ़ाई छोड़ करके बम्बई गया ना। उसने हीरे के सॉर्टर के रूप में काम किया ना। और उसने फिर बड़े बड़े जो है वो उद्योग लगाए ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग लगाए। तो एक तरह से गौतम अडानी की कहानी भारत की कहानी है। जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ 1991 के आसपास में, और उसकी जो गति बढ़ी, तो उसका एक प्रतिबिंब है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है गौतम अडानी। और वो आदमी, उसको किडनैप भी कर लिया गया था। उसका मुकदमा आज तक चल रहा है। 26/11 के बम्बई में जो हमला हुआ था आतंकवादियों का पाकिस्तान से आए हुए, उसमें वो आदमी वैसी होटल में था और वहीं रहा, भागा नहीं वहाँ से। लेकिन ये बातें हम कभी, हमारे कम से कम जो विद्वान, महान विद्वान और मुख्य रूप से वो वामपंथी मित्र तो कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको तो सिर्फ गाली देना आता है। हिंदुस्तान में कोयला जो आता है और उसने कोयले की जो खदानें हैं उसमें, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में काम किया तो भारत के वामपंथी वहाँ भी पहुँच गए। अगर वहाँ उसको कोई परेशानी खड़ी हो रही है तो उसको परेशानी खड़ी करने में वामपंथी भारत के आगे पड़े हुए हैं। तो 1,000-2,000 लोगों की तो रोजगार का नुकसान इन्होंने इसी में कर दिया होगा, 500 का तो किया ही होगा। तो रोजगारों का नुकसान करना, उद्यमियों को गाली देना, सभी समाज की समस्याओं के मूल में उद्यमियों को बताना, ये देश का एक मुख्य, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये देश का एक कथानक है जो कि वामपंथियों द्वारा गढ़ा गया है। और बाकी सब लोग बिना ज़्यादा सोच विचार किए वो उसको सर पे लेकर के घूमते रहते हैं। अब 1921 में ही बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम जो है ना, राजस्थान में जो पावर प्रोजेक्ट हैं वो कौन लगा रहे हैं? वो अडानी ही तो लगा रहे हैं ना। और मुंद्रा पोर्ट का जो कंसेप्ट था वो तो सजेस्ट किसने किया था? वो तो अडानी ने किया था ना। अब ये बातें हो रही है कि साहब उसको ज़मीन दे दी गई, तो भाई बंजर ज़मीन दे दी गई। ये जो एक्सट्रैक्टिव जो क्षेत्र के जो अधिकतर पॉलिटिशियन हैं या कि और दूसरे विद्वान हैं, जो कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फेवर खींच लेते हैं, कोई इनाम खींच लेते हैं, कोई किताब खींच लेते हैं, कोई वजीफ़ा खींच लेते हैं, अपने संबंधों के कारण वो ये मानते हैं कि किसी बंजर ज़मीन को सस्ते दामों में लेकर के गौतम अडानी अरबपति बन गया। आप बन के दिखा दीजिए।
भाई साहब बहुत बड़ी रिस्क लेनी पड़ती है, परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, 100 या 1000 परिवार बर्बाद होते होंगे, तब उसके बाद के अंदर कोई एक गौतम अडानी या अंबानी निकलता है। ये इन विद्वानों को मालूम नहीं है। इनको लाखों रुपए की जो है वो सरकार से प्रोफेसरी की जो है ना वो क्या तनख्वाहें मिल रही हैं, दुनिया भर के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, और अगली पीढ़ी को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, यही विष लगातार रोज बांट करके। तो जो 100 रुपये दे करके जो गया आदमी, जो 100 रुपये लेकर के आज से 32-35 साल पहले जो गया आदमी बम्बई एक छोटा सा काम करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ करके, वो कौन है? ये उसके पीछे पड़े हैं। वो ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाने की अपनी जुगत बिता रहा है अपने पावर प्लांट के लिए, तो वो भारत में ही तो वो जो बिजली काम आएगी। लेकिन इन लोगों को मतलब नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में बैंड बज गया अंबानी अडानी का, ये लेकर के ढोल बजाते हुए घूमते रहते हैं। अब कोई बात देखिए कि इनको तो गाली देनी है, लेकिन मुख्य बात यह है, मुख्य बातें जो गौतम अडानी के जो कैरियर है, जो उनकी शुरुआत है, जो उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, और जो उन्होंने इनिशिएटिव अलग अलग क्षेत्रों में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लिए हैं, ट्रेडिंग के क्षेत्र में लिए हैं। जब वो अपने भाई का जो पीवीसी का कार्य देखने जब वो वापस अहमदाबाद आए, तो तब उन्हें मालूम पड़ा कि इसमें भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं, और वो व्यापार और उसका इंपोर्ट उन्होंने आरंभ कर दिया। तो राजस्थान में भी कोई 1324 हेक्टेयर के अंदर जो है ना वो सोलर पार्क लगा रहे हैं, और भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं उसमें लगा रहे हैं। तो ये तो अडानी ही तो लंबा रहे हैं ना। लेकिन देखिए, राजनीति की जो बयानबाजी है, जो भाषणबाजी है, वो उसका एक तरीका है, उसका एक पैटर्न है, वो उसी तरीके में की जाती है। जैसे कि कह दिया गया, आप जैसे देखिए बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो झूठ बोलते हैं, गलत बातें फैलाते हैं। जैसे श्रीमान रवीश कुमार, उन्होंने अडानी के साइलोज के बारे में किसान आंदोलन या कि आड़ती आंदोलन के दौरान उन्होंने कितना झूठ बोला, और दूसरे भी बहुत सारे लोगों ने झूठ बोला कि ये खा जाएगा, ज़मीन खा जाएगा। अरे भाई, आप 1 बीघा या किसी शहर के अंदर 100 गज ज़मीन की रखवाली करके तो देखिए महाराज, आपको पता लग जाएगा। और अंबानी और अडानी लाखों जो है वो एकड़ छोटे छोटे टुकड़े खरीदते फिरेंगे या बड़े खरीदते फिरेंगे? क्या ज़मीन के जो कीमत बढ़ने से उनका व्यापार हुआ है? ये इन लोगों को कोई व्यापार का और रिस्क का और अपॉर्चुनिटीज़ का कोई सिद्धांत ही पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ इनको विरोध करना है, और इनकी नीतियों के चलते इन्होंने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। और दूर देखा जाए तो जो पूर्वी जर्मनी है या कि पूर्वी यूरोप के जो जितने भी वामपंथी देश हों उनको बर्बाद किया इन्होंने। वेनेजुएला को बर्बाद किया इन्होंने। क्यूबा के लोगों को जो ना जेल में डाल दिया, पूरा देश इनका जेल बन जाता है, और ये स्वतंत्रता की बात करते हैं। देखिए कितनी बड़ी दुराव है, कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो स्वतंत्रता की वाम बात करते हैं वामपंथी, वो जब उनका राज आता है तो वो जेलें बना देते हैं। कोई दूसरा विचार इनके हिसाब से चल नहीं सकता। पश्चिम बंगाल में हजारों, 30,000 न से भी ज़्यादा, कहते हैं कि 50,000 जो है वो राजनीतिक अपने विरोधियों की हत्याएं इन्होंने की हैं 34 साल में। तो आप देखिए कि 34 साल में 50,000 से ज़्यादा, तो चलिए उसको मान लेते हैं। तो 1500 गुजरात की, 2000 तो इन्होंने हर साल किया 32 साल तक, और ये मानवता का मुखौटा लगा कर घूम रहे हैं। और उद्यमियों को, जो देश को उद्यमी हैं, जो कि हजारों लोगों को जो है वो रोजगार दे रहे हैं और काम कर रहे हैं, और बंजर जमीन को परिवर्तन कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। मुंद्रा पोर्ट के आसपास में आज से 30 साल पहले क्या था, और अब देखें, उस क्षेत्र को देखें। अरे सस्ती दे दी तो सरकार ने दी ना, किसी प्रोसेस के अंदर दी है। उस बंजर जमीन का सरकार करती क्या? अब उद्यमी ने उसको लेकर के अपनी एक्यूमेंट से, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी से उसको चमन मनाया है,
उसकी यहाँ पे व्यापार क्रिएट किया है, जिससे लोगों को रोज़गार भी बिना मिला है, और दुनिया भर के जो दूसरे जो काम धंधे हैं वो सामने आए हैं। तो इसमें सभी का भला हुआ है, लेकिन गाली देने वालों को तो गाली देने। आज हिंदुस्तान में अगर किसी को सबसे अधिक गाली मिलती है तो वो अंबानी और अडानी को मिलती है। उसका मुख्य कारण ये है कि वो गुजरात से आते हैं, तो वो एक कारण तो मुख्य ये है। दूसरे है कि वो व्यापारी है। तो पहले भी जो है वो टाटा बिरला को जो है ना गाली दी जाती थी, टाटा बिरला को पहले गाली दी जाती थी, अब इनको दी जा रही है। और दोनों ही एक तरह से फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। अभी मुकेश अंबानी तो नहीं है, उनके पिताजी ने काम शुरू किया था, लेकिन गौतम अडानी तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर उद्यमी हैं, जो 100 रुपये लेकर के गया था कभी बम्बई, और आज $100 बिलियन से अधिक उसकी नेटवर्थ है। 23,000 से लोग अधिक उसके यहाँ काम करते हैं। लेकिन वामपंथियों का क्या है? उनको तो नैरेटिव घड़ना है, उनको किसी न किसी को गाली देनी है। वो सुबह उठेंगे और गाली देना आरंभ कर देंगे, और बहुत सारे लोगों को गाली देते हैं। सबसे अधिक गाली देने वाले ये लोग हैं। इनको 2% देश में वोट नहीं मिलते, लेकिन देश का नैरेटिव ये तय करते हैं। ये देखिए, ये जोड़ तोड़ बिठा करके कितनी यूनिवर्सिटियों में घुस गए हैं, और भी 50 जगह घुस चुके हैं, जहां इनके जो अवशेष हैं वो अभी भी अपना काम कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। ये एक डीप स्टेट है। ये 70 साल में 60 साल में मुख्य रूप से इसका निर्माण हुआ है, इस डीप स्टेट का। और ये डीप स्टेट कुछ तो समय लेगी सफाई होने में। रातों रात सफाई हो नहीं सकती है, क्योंकि वामपंथियों की क्रांति तो हुई नहीं है कि सारे के सारे जो है वो जन शत्रुओं को रातों रात सुबह तक मार डालो और अगले दिन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई भी अब क्यूबा में नहीं हुआ, ऐसा वेनेजुएला में नहीं हुआ, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा बंगाल में नहीं हुआ। 50,000 से ज़्यादा लोग तो मार डाले। लेकिन आज बंगाल की हालत क्या है? आज जो बंगाल जो हिंसा के चक्र में फंसा हुआ है, वो किसके कारण है? वो इन्हीं ज्ञानी वामपंथियों के कारण है। अब देखिए, टेलीविज़न से लेकर के, लेखन से लेकर के, नाटक से लेकर के, सब जगह वामपंथी घुसे हुए हैं, क्योंकि उनको एक समय में उससे फ़ायदा मिलता था। अब धीरे धीरे जब फ़ायदे कम होंगे तब परिस्थितियां बदलेंगी। तो आज हमने मुख्य रूप से मोटे मोटे तौर पे जो देश के सबसे अधिक गाली पड़ने वाले जो उद्यमी हैं, श्रीमान गौतम अडानी, जो 100 रुपये लेकर के कभी बम्बई गए थे, आज $100 बिलियन से ज़्यादा उनकी नेटवर्थ है। 23,000 से ज़्यादा अधिक काम करते हैं, 6 के लगभग उनकी जो है वो कंपनियां हैं। तो उसके बारे में हमने बात की, और इस परिप्रेक्ष्य में कि भारत में उद्यमियों को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को गाली देने की एक लंबी परंपरा है। उस परंपरा का निर्वाह शायद हम करते रहेंगे, क्योंकि ये एक रोग है, एक व्याधि है, बहुत लंबे समय से स्थापित व्याधि है। तो ये धीरे धीरे ठीक होगी। तो ये हमारी आशा है कि ठीक होगी तो सही। तो आज हमने बात की उद्यमी, चर्चित उद्यमी और सबसे अधिक देश में गाली पड़ने वाले उद्यमी श्री गौतम अडानी के बारे में। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत जो उनकी मुख्य बातों के ऊपर थी, उनकी शुरुआत और आज की स्थिति पे थी, उनको गाली देने वाले कौन लोग हैं, उनका क्या एक संतुलित आकलन है, फ्रैंक आकलन है। कुछ वामपंथी मित्रों को बुरा लग सकता है, लेकिन देखिए, अब वास्तविकता सामने आएंगी, कड़वे सच सामने आएंगे, उनसे आप दो चार होंगे उस सत्य से, तो आपको बुरा तो लगेगा। लेकिन बुरा भले ही लगे, समझ लें, सीख लें, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लें। ये गाली देने से कुछ नहीं होने वाला है। अडानी तो और आगे बढ़ जाएगा, वामपंथियों के वोट भारत में और कम हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी उछाल मिल जाएगा, क्योंकि व्याधियां जो हैं वो शरीर में उछल उछल के कई बार बाहर आ जाती हैं। तो हमने आज बातचीत की गौतम अडानी की। हमें आशा है कि ये आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें,
अपने मित्रों और परिवार के साथ लिंक को साझा करें और लाइक करें। तो हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात पचीसी की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।